लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फार्मूला डिस्कस किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। आपने देखा भी था उसमें कि जो एक्सटर्नल डिवीजन था उसमें जो रेशियो आता है mx2 माइनस nx1 अपॉन में m-1 हो जाता है। और इंटरनल डिवीजन में जैसे आपने देखा था कि कोई पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है तो उसका जो रेशियो आता है या जो उसमें कोऑर्डिनेट्स आते हैं एक्स वाई जेड के, वो हमने डिस्कस किए थे। मतलब x क्या था उसमें mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और एक्सटर्नल में वही रेशियो क्या हो गया था, माइनस में आ गया था। मतलब जो x की वैल्यू निकाली थी हमने वो थी mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n। अब इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों ही केस में मैंने लिखा था कि m इज नॉट इक्वल टू n। अगर m n के इक्वल हो जाए, m और n मैंने क्या डिसाइड किए थे उसमें कि जो पॉइंट है r वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो फाइंड आउट क्या करना है एक्चुअल में, हम कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट। अब मान के चलिए जैसे एक लाइन सेगमेंट अपने पास है पी एंड क्यू, और जो पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिए एक्स वाई जेड, पी के लिए मैंने x1, y1 और z1, और क्यू के लिए मैंने x2, y2 और z। अब आर इसमें क्या, देखिए जो मैंने दो केस डिस्कस किए थे आपसे, उन दोनों केस में क्या था कि आर या तो लाइन सेगमेंट में कहीं भी था, मतलब मिड में नहीं था, और सेकंड केस में क्या हुआ था कि आर था वो लाइन सेगमेंट ए बी के बाहर था। मैंने उसको डिराइव भी किया था कि जब आर इस लाइन सेगमेंट के अंदर होगा, मतलब मिडिल में नहीं होगा, उसके अलावा कहीं होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इस आर के, और जब आर पी क्यू के बाहर होगा तो एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेट जो वैल्यूज हैं इस आर की, कोऑर्डिनेट ऑफ आर मतलब एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं उनमें चेंजेस क्या होता है। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि आर कहां पे है, पी और क्यू के बीच में है, मतलब m इज इक्वल टू n। आर पी और क्यू के बीच में है, लेकिन आर कहां पे होगा, पी और क्यू के जो सेगमेंट अपने को दिया है लाइन सेगमेंट पी क्यू, आर कहां पे होगा, पी और क्यू के बीच में। तो जैसा मैंने इंटरनल डिवीजन ड्राइव किया था जिसमें x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी, तो उसमें x की जो वैल्यू थी आपको याद होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, यही फाइंड आउट किया था हमने। सेम y एंड z। हम अभी एक को लेकर डिराइव करते हैं कि एक्चुअल में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, वो हम समझते हैं। जैसा मैंने आपसे बोला कि r कहां पे आएगा, p और q के बीच में आएगा, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, उसके लिए n होगा। तो जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, मैं क्या करूंगा इसमें, m इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, n, मतलब किसी भी एक को आप रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैंने लिखा m इज इक्वल टू m x2 प्लस m x1 अपॉन में m प्लस m। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर से m कॉमन आएगा, मैंने m कॉमन लिया, क्या बचेगा x2 प्लस x1, और ये हो जाएगा x2 प्लस x1, और नीचे आएगा 2m। m से m कैंसिल आउट, मैंने कोऑर्डिनेट्स को अरेंज किया तो x क्या आ गया, x1 प्लस x2 बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r। तो x कितना आ गया, x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, फाइंड आउट नहीं करना है हमें, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट व्हेन r is lies in center between p and q, और r lies in the center of line segment pq। हमने एक्चुअल में किया क्या इसमें, r अगर pq के बीच में है
तो मैंने कौन सा लिया, एक्स कोऑर्डिनेट लिया, किसका, इंटरनल डिवीजन का, क्योंकि बाहर तो होगा नहीं। तो आर कहां पे पी और क्यू के बीच में है, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट लिया इंटरनल डिवीजन का, मैंने एम इज इक्वल टू एन पुट किया, आगे सॉल्व किया, प्रोसेस कंटिन्यू की, एम से एम कैंसिल आउट हो गया और लास्ट में क्या मिला हमको, x1 प्लस x2 बाय 2। ऐसे ही आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट, आप नोट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट, उसके पहले डिस्कस किया था हमने इंटरनल डिवीजन, उसके पहले डिस्कस किया एक्सटर्नल डिवीजन, ये हो गया। इसके बाद स्पेस में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई प्लेन लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो वो रेशियो क्या होगा, वो हम फाइंड आउट करते हैं। मैं लिखता हूं हेडिंग, टू फाइंड द रेशियो व्हेन a plane ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। देखिए ये एक्चुअल में नेक्स्ट टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ये प्लेन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे आप पढ़ते हैं कि लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और लाइन है, ये प्लेन है, तो इसमें एक और कोऑर्डिनेट कौन सा ऐड हो जाता है, z कोऑर्डिनेट। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। अभी फाइंड आउट क्या करना है हमें कि टू फाइंड द रेशियो व्हेन अ प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining points P, x1, y1, z1 and q, x2, y2 and, और ये भी 3D का ही पार्ट चल रहा है। देखिए मैं अगर इसको एक डायग्राम से समझाऊं, समझना आप, जैसे ये एक प्लेन दिया है और ये एक लाइन सेगमेंट है। ये प्लेन इस लाइन सेगमेंट को सपोज करिए m/n में डिवाइड करता है और ये जो पॉइंट है P और Q, कोऑर्डिनेट तो अपने को मालूम ही है x1, y1, z1 और ये लिया मैंने x2, y2 एंड z2 और दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं एक प्लेन है, वो इस लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि जब प्लेन इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा तो ये जो पॉइंट देखेगा, जो आप देख सकते हैं, जिसको मैंने R बोला और इसके कोऑर्डिनेट मैंने सपोज किए x, y और आप देखिए इस प्लेन ने जब इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया, याद रखिए इस प्लेन ने लाइन सेगमेंट को सेंटर से डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि अगर सेंटर से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में R क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने अभी लास्ट टॉपिक में फाइंड आउट किए थे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लेन ने इस लाइन सेगमेंट को सेंटर से डिवाइड नहीं किया है। आप देखिए जो पॉइंट आप R देख सकते हैं, ये R कहां पे आएगा, प्लेन में आएगा, ठीक है, और R है क्या इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। R कहां पे आएगा, प्लेन के ऊपर आएगा और लाइन और प्लेन जब इंटरसेक्ट होंगे तो क्या मिलेगा अपने को, पॉइंट मिलेगा R, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या सपोज किया, x, y, z और R जो है इस लाइन सेगमेंट PQ को m/n में डिवाइड करता है।
तो प्लेन ने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया m/n में। r क्या होगा, लाइन प्लेन और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इस प्लेन ने इस लाइन को m/n में डिवाइड किया है, तो m/n की वैल्यू क्या आएगी वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखिए r कहां पे आएगा, इस लाइन सेगमेंट पे आएगा। लाइन सेगमेंट पे आने का मतलब क्या हुआ, r क्या होगा इसमें, p और q का इंटरनल पॉइंट। मैंने फिर से कहा r p q का सेंटर नहीं है, या इस प्लेन ने इस लाइन सेगमेंट को सेंटर से डिवाइड नहीं किया है। तो r इस प्लेन के ऊपर भी है, और r को हम क्या बोलेंगे, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि r p q को इंटरनली डिवाइड करता है। r कहां पे है, p q के बीच में लाई करेगा, वो कहीं भी होगा। एक टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया था सेक्शन फॉर्मूला में, इंटरनल डिवीजन। आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट पी क्यू को किसी रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, तो उसकी कोऑर्डिनेट हम पढ़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं फिर से इंटरनल डिवीजन की। तो उसमें x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया था mx2 nx1 अपॉन में m प्लस, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। ऐसी y कोऑर्डिनेट, देखिए ये जो x कोऑर्डिनेट है y और z निकालेंगे हम, ये एक्चुअल में किसकी कोऑर्डिनेट है, r के। हमें r की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट नहीं करना है, हम पहले फाइंड कर चुके हैं कि r अगर pq के बिटवीन द pq आएगा तो उसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन, और r अगर सेगमेंट के बाहर निकल जाएगा उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m y2 n y1 m प्लस n, z क्या होगा m z2 n z1 अपॉन में m प्लस n। देखिए ये तो मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, ये हम चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं। मुझे समझाना क्या है वो आप देखिए, ये एक्चुअल में क्या है, r के कोऑर्डिनेट जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आप देखिए r लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन भी है, और r कहां लाई करेगा, इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। जब r इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, और x y z क्या है इसमें, कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो r अगर इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा तो r के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि r कहां लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर। तो r अगर प्लेन के ऊपर है और r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, x y z, ये आपके सामने लिखे हुए, ये पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो दीज कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाई द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, गॉट इट। अब हम करेंगे क्या, जो प्लेन का फॉर्म लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें क्या करेंगे हम x y z को रिप्लेस कर देंगे इन वैल्यूज से, गॉट इट। हम करते हैं पुट, देखिए तो ax प्लस बी वाई, मैंने लिखा a, x को रिप्लेस किया mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n प्लस b, y को लिखा मैंने m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n प्लस c, m z2 n z1 अपॉन में m प्लस n प्लस d इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि जो x y z की जो वैल्यूज थी, तो दीज वैल्यूज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r and r lies on the plane, that's why the coordinate of r will satisfy the equation of plane। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a mx2 nx1 प्लस b m y2 प्लस n y1 प्लस c m z2 n z1 प्लस d इंटू m प्लस n और m प्लस n इज इक्वल टू, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, अगर हम इसको कुछ नंबर सपोज करें, और जो डिनोमिनेटर है आप समझ सकते हैं कि m और n का जो एडिशन आएगा वो तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। आप समझते हैं कि when p by q is equal to 0 and when q is not equal to 0, तो इसका मीनिंग क्या होता है, p is equal to 0।
बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझते ही हैं, मैंने कुछ नया नहीं सिखाया आपको कि व्हेन p बाई क्यू इज इक्वल टू 0 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q मीन्स m प्लस n, तो फिर 0 क्या होगा, p 0 होगा। इसमें p का मीनिंग क्या हुआ, ये जो पूरा स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर p सपोज करूं तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा। देखिए अब मैंने क्या करा, मैं a का इन दोनों में करूंगा मल्टीप्लाई, फिर b का होगा मल्टीप्लाई, फिर c का होगा, तो जिसमें से m कॉमन आएगा, देखिए मैं अगर a का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा am x2 bm y2 cm z2 प्लस dm, जिसमें से m कॉमन निकलेगा, आप कॉमन निकालिए, तो मैंने m कॉमन निकाला, क्या बचेगा ax2 प्लस by2 प्लस c z2 प्लस d। सिमिलरली जिसमें से n कॉमन आएगा, आप m कॉमन निकालें, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं अगर ट्रांसपोज करूं, जो आप टर्म देख रहे हैं इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूं, 0 के उस साइड ले जाऊं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूं आपको, तो m बाय n, इसको ट्रांसपोज किया, n को मैं m के डिवाइड में लेके आया, तो एक्चुअल में क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस टाइम्स ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d, डिवाइड में ax2 by2 cz2 प्लस d। This is the required ratio by which you can find out the value when a plane divide the line segment in this ratio। मतलब हमने फाइंड आउट क्या किया, इसमें हमने रेशियो निकाला कि जो प्लेन है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए प्लेन तो आपको दिया रहेगा, इस इक्वेशन दी आपको दी रहेगी, मतलब ए बी सी डी की वैल्यू आपको पता होगी, पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। अगर हम कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव सम करेंगे तो हम ये पूरा डिटेल में नहीं करते हैं, डायरेक्ट अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। आप इसमें x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं कि जो प्लेन है वो इस लाइन सेगमेंट पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। आ रहा समझ में, आप इसको नोट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो 12th क्लास का टॉपिक होगा। पिछली क्लासेस में जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं वो 11th क्लास के टॉपिक थे। मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, जो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं वो स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको हम ऑक्टेंट बोलते हैं, उनके नेम क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होते हैं वो मैंने डिस्कस किए। कोई पॉइंट है लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करेगा तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्सटर्नली करेगा तो क्या आएंगे, अगर सेंटर में होगा तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके साथ ही मैंने डिस्कस किया था कि कोई प्लेन अगर लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करेगा m/n में तो उस रेशियो की वैल्यू क्या आएगी। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक। मैं लिखता हूं मैंने लिखा डायरेक्शन कोसाइंस, ये होती क्या है वो हम समझते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के पहले हम एक बार फिर से रेक्टेंगुलर सिस्टम ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए मैंने एक सिस्टम ड्रॉ किया, या यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक P पॉइंट मैंने लिया स्पेस में, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर इस P में x, y, z तीनों ही कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है तो इट मींस कि P लाइज इन स्पेस। P किसी प्लेन पे होगा तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन P अगर एक्सिस पे होगा तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट रहेगा, रिमेनिंग 2 क्या रहेंगे 0। वो डिपेंड करता है कि P किस एक्सिस पे है। मतलब अगर P x एक्सिस पे रहा तो उसका x कोऑर्डिनेट तो रहेगा, लेकिन y और z क्या रहेंगे 0। अगर वो y पे रहा तो उसका y कोऑर्डिनेट ही रहेगा, रिमेनिंग x और z क्या रहेंगे 0। एंड
कंटिन्यू, आप समझ सकते हैं। तो मैंने एक सिस्टम ड्रॉ किया, पॉइंट P कहां पे स्पेस में है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है हम समझते हैं। मैंने इस P को ज्वाइन किया ओरिजिन से, मतलब OP क्या हो जाएगा इसमें, एक लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि P प्लेन में नहीं है, P स्पेस में है। जैसे मान लीजिए ये चौक का टुकड़ा आप देख सकते हैं, ये स्पेस में है। अब ये जो पॉइंट है स्पेस में है, ये तीनों एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो डिस्कस करते हैं। मान लीजिए P स्पेस में है, पॉइंट P एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको मैंने नाम दिया अल्फा, y के साथ जो एंगल बनाएगा उसको मैंने कहा बीटा, और z के साथ जो एंगल बनाएगा उसको मैंने बोला गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या होंगे इसमें, एक्चुअल में अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन सेगमेंट OP विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और इन तीनों एंगल को हम क्या बोलेंगे वो लिखता हूं मैं। आप लिख सकते हैं अल्फा, अल्फा बीटा गामा को हम बोलेंगे डायरेक्शन एंगल, ठीक है। तो अल्फा देखिए जो सीक्वेंस है अल्फा बीटा गामा ये फिक्स है। एक्चुअल में आप कोई भी बुक सॉल्व करिए या जब भी आप IIT के सम करेंगे, प्रीवियस सम जो आए हुए पास्ट एग्जाम्स में, आप यही देखेंगे अल्फा ने फिक्स कर रखा है। अल्फा इज द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट OP विद द x एक्सिस, बीटा विद द y एक्सिस एंड गामा विद द z एक्सिस। तो दीज थ्री एंगल्स कंबाइंड नोन एज डायरेक्शन एंगल। अब टॉपिक में क्या डिस्कस कर रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए आप ट्रिको में पढ़ चुके हैं, साइन का मतलब होता है साइन थीटा, कोसाइन का मतलब होता है कॉस थीटा। तो अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल, अगर मैं इन तीनों एंगल का कॉस निकालूं, मतलब अगर मैं कोसाइन लूं, मैंने लिया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन तीनों को हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। या कई बार आप देखेंगे बुक में आपको ऐसा लिखा मिलेगा DCs, DCs मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो और कई बार इनको हम LMN से भी डिनोट करते हैं, LMN। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट OP विद द x एक्सिस, बीटा विद द y एक्सिस एंड गामा विद द z एक्सिस। एक और चीज आप बुक में आप देखते हैं, कई बार वो y को यहां ले लिया, x को यहां ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में दीज थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, अगर आप यहां y को लेंगे तो जो भी आप फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बट एक्चुअल आंसर चेंज नहीं होता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जैसे मैंने इसको z लिया, आप y ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, जो आंसर आते हैं सारे वो फाइनली सेम ही होते हैं। अगर मैंने यहाँ y को लिया तो जहां मैंने गामा को लिखा है वो बन जाएगा बीटा, और जहां मैंने बीटा को लिखा है वहां बन जाएगा गामा। अगर मैं y की जगह पर z एक्सिस को लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन सेगमेंट OP विद द x, y एंड z एक्सिस। और अगर मैं इन तीनों एंगल का कॉस थीटा लूं, मतलब कोसाइन लूं, मैंने क्या लिखा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो दीज टर्म्स कंबाइंड नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, और इनको LMN से भी डिनोट करते हैं। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, एक और टॉपिक में लिखता हूं, उसमें आप समझिएगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस? आप सभी को पता है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड। तो इन तीनों एक्सिस के अगर मैं कोसाइन निकालूं तो क्या आएंगे, आप समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस के। देखिए इस लाइन सेगमेंट को देखो, ओपी को आप, अगर ये ओपी जो आप देख सकते हैं, अगर ये लाइन ओपी अगर एक्स एक्सिस पे आ जाए, आप समझिए ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, अगर ये एक्स के पैरेलल हो जाए
तो जब लाइन सेगमेंट ओपी एक्स के पैरेलल हो जाएगा तो आपको पता है कि द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 0 डिग्री। तो जब ये लाइन सेगमेंट ओपी एक्स के ऊपर आ जाएगा, मतलब इस तरीके से जो लाइन ओपी दिख रही है आपको, अगर ये एक्स के ऊपर आ जाएगा तो लाइन ओपी अगर एक्स के ऊपर आ गया, मतलब एक्स के पैरेलल हो गया, आप देख सकते हैं तो पी स्पेस में ही, अगर ये एक्स के ऊपर आ गया तो एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनाएगा 0 डिग्री। जब ये x पे आ गया तो x से बनाएगा एंगल 0 डिग्री, लेकिन x और y के बीच में एंगल कितना है 90, और x और z के बीच में एंगल भी कितना है 90। देखिए 3 एंगल बनेंगे। जब p स्पेस में है तो अल्फा बीटा गामा क्या है डिफरेंट। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की कोसाइन निकालेंगे तो OP कहां जाएगा x के ऊपर, तो x एक्सिस से एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री। y के साथ क्या बनाएगा, क्योंकि देखिए अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट ओपी विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जब ओपी एक्स के ऊपर आ जाएगा तो एंगल क्या बनेगा अल्फा 0 डिग्री, लेकिन बीटा क्या हो जाएगा 90 और गामा क्या रहेगा 90, क्योंकि 90 क्या है एंगल बिटवीन एक्स एंड जेड। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए देखूं तो अल्फा कितना आएगा 0, बीटा कितना आएगा 90 डिग्री और गामा कितना आएगा 90 डिग्री। तो इसके लिए अगर मैं कोसाइंस की वैल्यू निकालूं, डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा को आप रखिए 0, 90 एंड 90। आप देख सकते हैं cos 0, cos 90 एंड अगेन cos 90। cos 0 क्या होता है 1, तो 1, 0, 1, 0, 0 are the direction cosine of x axis। सेम आप y एक्सिस के लिए देखिए, जब ये y के पैरेलल आएगा तो y से बीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, बट अल्फा और गामा क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। तो इसको आप हटा भी सकते हैं, इसको लिखा मैंने देखिए मैं y एक्सिस की बात करूं तो अल्फा क्या बनेगा इसमें 90, बीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री और गामा क्या आएगा इसके लिए 90। तो कोसाइंस क्या हो जाएंगे इसके cos 90, cos 0 एंड अगेन cos 90, मतलब ये आएगा 0, 1, 0। मैं z एक्सिस की बात करूं अब तो इसके लिए अल्फा क्या आएगा 90, बीटा आएगा 90 और गामा आएगा इसके लिए 0 डिग्री। तो कोसाइन क्या बनेंगे cos 90, cos 90 एंड cos 0 डिग्री। और आप इसको लिख सकते हैं 0, 0, देखिए आपको दिख रहा होगा जब मैंने बात की थी कि कोसाइंस अपने को निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब मैंने एक्स एक्सिस की बात की तो ओपी अगर एक्स के ऊपर आ जाएगा या एक्स के पैरेलल हो जाएगा तो एंगल क्या बनाएगा 0 डिग्री। लेकिन जो बीटा है आपको पता है कि जब ओपी एक्स पे आ जाएगा तो बीटा क्या हो जाएगा 90 और गामा भी क्या हो जाएगा 90। सेम जब वाई के पैरेलल होगा तो बीटा 0, जेड पे आएगा तो गामा 0। रिमेनिंग 2 एक्सिस से क्या हो जाएगा एंगल 90 डिग्री और cos 0 1, cos 90 0। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं 1, 0, 0, y के होते हैं 0, 1, 0 और z के होते हैं 0, 0, 1। So these are the direction cosines of coordinate axis. Please note down.